हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट्स। आज के इस सेशन में हम चैप्टर फर्स्ट 11th क्लास केमिस्ट्री शुरू करेंगे। सब बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें कौन से कंसेप्ट्स हमारे दिमाग में क्लियर होने चाहिए, हमें केमिस्ट्री के बारे में क्या पता होना चाहिए, जो बेसिक्स हैं वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री शब्द सुनते ही जब सबसे पहला हमारे दिमाग में बात आती है कि केमिस्ट्री है क्या है। हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं एटम के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, और किस तरह से वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। वही सब हम मिलकर हमारा केमिस्ट्री कहलाता है। इसमें हम एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की और उनके इंटर कन्वर्जन, आपस में कन्वर्ट होने की बातें करते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कोल है, कोयला है, एक तरह का लकड़ी से बनता है, कार्बन है उसके अंदर भी, डायमंड है उसके अंदर भी कार्बन है। पर ऐसा क्या है कि कोल को हम इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं जितना कि हम डायमंड को प्रीशियस, कीमती समझते हैं। कोल जो है वही डायमंड में कन्वर्ट होता है। बहुत ही हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे सालों साल लग जाते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन होने को। इस चीज को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। एक चीज का दूसरी चीज में कन्वर्ट होना, कंडीशंस हम प्रोवाइड कर देते हैं। हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और बहुत सारे साल लगते हैं इस काम को पूरा होने। हमारे चारों तरफ जो भी हम सामान देखते हैं, जब उसके बारे में हम ध्यान से सोचते हैं तो किस चीज से बना होगा, कैसे बना होगा, ये सारे क्वेश्चंस जो है हमारे माइंड में आते हैं। कपड़े धोने के लिए जो हम साबुन काम में लेते हैं, सोप, डिटर्जेंट, प्लास्टिक्स, मेडिसिन, ये सारे जो केमिकल्स हैं, ये सब के सब केमिस्ट्री में हमें पढ़ने को मिलते हैं। जब तक हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, एटम्स, मॉलिक्यूल्स के बारे में हम नहीं पढ़ पाएंगे, तब तक हमें आगे के कंसेप्ट्स को समझने में बहुत दिक्कत आएगी। जितने भी हम केमिकल्स देखते हैं अपने चारों तरफ, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं, कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा या कोई ना कोई रिएक्शंस जो होते हैं उनके द्वारा ही कन्वर्ट होते हैं। केमिस्ट्री शुरू जब होती है तो सबसे मेन चीज जो हमारे दिमाग में आती है, जहां से हम शुरुआत करते हैं, वो है मैटर। मैटर जो है, हम छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है कि 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड जो होता है उसमें पार्टिकल्स जो है बहुत ही पास पास में होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल टच होते हैं, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होती है। क्योंकि बिल्कुल टच होते हैं तो इनके बीच में इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके मॉलिक्यूल्स, इनके एटम्स के बीच में बहुत स्ट्रांग होता है, जिसके कारण ये बिल्कुल पास में क्लोज पैक्ड फॉर्म में रहते हैं। इसकी हम कंपेरिजन कर सकते हैं कि बस जो है बिल्कुल ठूसम ठूस भरी हुई, इसमें बहुत सारे लोग हैं, जब वो ब्रेक लगाता है तो उनको हिलने में भी दिक्कत आती है। इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होने के कारण जो है इनकी शेप जो है वो डेफिनेट होती है। पर्टिकुलर शेप में ये कई सालों तक पड़े रहते हैं। किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का आप एग्जांपल ले सकते हैं, टेबल, चेयर। क्योंकि लिक्विड जो होते हैं इनमें पार्टिकल्स जो है उनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है। जैसे ही पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़े दूर हो जाएंगे, इनके बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। ये पार्टिकल्स जो हैं इनके बीच का फोर्स जो है थोड़ा वीक हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है लिक्विड्स में एज कम्पेयर टू सॉलिड जो है थोड़ा वीक होता है। इसके कारण जो है ये अपनी शेप चेंज कर सकते हैं। जिस कंटेनर में हम इनको डालते हैं उसी कंटेनर की शेप ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं। आपने पानी को बॉटल में डाला तो उसकी शेप बॉटल की तरह हो जाएगी, पानी को बकेट में डालेंगे तो उसकी शेप बकेट की तरह हो जाएगी। क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है थोड़ा वीक है, चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ कंटेनर। गैस जो होते हैं इनमें मॉलिक्यूल्स जो है वो और भी दूर दूर होते हैं। जैसे ही डिस्टेंस बढ़ता है इन पार्टिकल्स के बीच में, डिस्टेंस बढ़ने के कारण में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत बहुत वीक हो जाता है और इनका भी शेप जो है अकॉर्डिंग टू कंटेनर, जिस कंटेनर में डालेंगे उसके हिसाब से इनका भी शेप चेंज होता रहता है। वॉल्यूम जो है सॉलिड की फिक्स रहती है, लिक्विड की भी फिक्स रहती है, लेकिन गैस जो है उसकी वॉल्यूम फिक्स नहीं रहती है। थोड़ी सी जगह है तो वो थोड़ी सी में ऑक्यूपाई कर लेगी, और अगर बहुत ज्यादा जगह है, हमारे पास एक पूरा रूम है, तो पूरे रूम में फैलकर उसका वॉल्यूम जो है, उसका पूरा अंदर का कमरे का वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर लेती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सॉलिड में पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास में हैं, और इसकी कंपैरिजन मैंने एक बस से की थी जिसमें ठूसम ठूस आदमी भरे हुए हैं। अगर उसी बस से कुछ आदमियों को उतार दिया जाए, उनके बीच में थोड़ी जगह हो जाए, तो उसको हम लिक्विड से कंपेयर कर सकते हैं। और वो बस बिल्कुल खाली हो जाए, उसमें सिर्फ 2-4 आदमी ही बचे लास्ट स्टॉप तक पहुंचते पहुंचते, तो उसकी कंपेरिजन हम गैस से कर सकते हैं। मान लीजिए हमने एक बॉटल में पानी लिया, पानी वो 1 लीटर रहेगा, चाहे उसको बॉटल में डालो चाहे उसको आप किसी बाल्टी में डालो, तो उसका वॉल्यूम फिक्स हो जाएगा, लेकिन उसका शेप जो है वो अलग अलग रहेगा अकॉर्डिंग टू अलग अलग जो कंटेनर हम लेंगे। तो हम कह सकते हैं लिक्विड दे डोंट हैव एनी फिक्स शेप, बट उनका वॉल्यूम जो है वो फिक्स रहता है। लेकिन गैसेस जो है ना तो उनका शेप फिक्स है और न ही उनका वॉल्यूम फिक्स है। जैसे एक अगरबत्ती हमने ली, उसको हमने जला दिया, तो उसमें जो धुआं निकलता है
वो धुआं जो है उसका आपने देखा है कि शेप जो है कोई फिक्स नहीं होता है। एक दिन आपको लगता है कि हवा चल रही है तो इस तरफ उड़ रहा है, दूसरे दिन आपको किसी और तरफ उड़ते हुए दिखाई देता है और उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। आपने एक छोटे से बर्तन में अगर जलाई है अगरबत्ती तो वो उसको ऑक्यूपाई कर लेगा पूरी जगह, और अगर आपने बड़े से कमरे में जलाई है तो वो धुआं धीरे धीरे पूरे कमरे में अपने आप को फैला लेगा। ये जो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर हैं ये आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। इनका इंटर कन्वर्जन होता है, मतलब एक अवस्था जो है वो दूसरी अवस्था में स्टेट में चेंज हो जाता है। सॉलिड से गैस भी बन सकती है, गैस से लिक्विड भी बन सकता है, लिक्विड से सॉलिड या सॉलिड से लिक्विड भी बन सकता है। कौन कौन से प्रोसेस हैं उनके नाम देखिए आप। ये हमारा गैस है, इससे हमारा सॉलिड कैसे बनेगा, तो उस प्रोसेस का नाम है डिपोजिशन, जिसको हिंदी में निक्षेपण कहते हैं। इस प्रोसेस से जो गैस है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे, एग्जाम्पल देखिए। पाला पड़ना या फ्रॉस्ट जिसको हम कहते हैं, एक कमरा है उसके अंदर जो है एयर प्रेजेंट है, बाहर बहुत ठंड है, जैसे ही वो एयर जो है बाहर वाले खिड़की के ग्लास के कांच के कांटेक्ट में आती है, उस ग्लास के उस तरफ ठंड है, वैसे ही वो एयर जो है उस शीशे के पास में आते ही जम जाती है, तो डायरेक्टली जो है गैस जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गई। एग्जाम्पल जो है इसका फ्रॉस्ट, एग्जाम्पल है इसका पाला पड़ना। बहुत ठंडी जगहों पर अक्सर इस तरह की सिचुएशन जो हमें देखने को मिलती है। दूसरा है सॉलिड से लिक्विड कैसे बनेगा। ये हमारा सॉलिड है, इससे हमें लिक्विड बनाना है, तो मेल्टिंग पिघलाकर गर्म कर देंगे, टेम्परेचर देते ही सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड से गैस कैसे बनेगा। लिक्विड जो है उसको गैस में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको गर्म करेंगे, जैसे ही गर्म करेंगे वाष्पीकरण होगा, वेपराइजेशन से लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका उल्टा प्रोसेस देखिए, गैस से लिक्विड कैसे बनेगा। आप एक बर्तन में पानी गर्म कर रहे हैं, उसमें से जो भाप निकल रही है उसको जैसे ही आप ऊपर ढक्कन रख देते हैं, वो ढक्कन जो है ठंडा होता है, जैसे ही भाप उस ढक्कन के कांटेक्ट में आती है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, इसको कंडेंसेशन या संघनन बोलते हैं उस प्रोसेस को, जिससे जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। कभी कभी होता है जो सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस पे कन्वर्ट हो सकता है, ऐसा विचार हमारे दिमाग में आता है। हाँ, ये संभव है कि सॉलिड को सीधे हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉलिड को पहले लिक्विड में ना कन्वर्ट करके, लिक्विड को फिर दोबारा गैस में ना कन्वर्ट करके सीधा सॉलिड को भी गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है, यहाँ पूजा घर है उसमें आपको कपूर देखने को मिलता है, कैम्फर जिसको बोलते हैं, वो भी इसका एग्जाम्पल है। और जो कपड़ों में हम गोलियां रखते हैं, नेप्थलीन बॉल कपूर की गोली से बोलते हैं, वो भी इसका एग्जाम्पल है। कुछ दिनों बाद में हमें वो कपूर की गोली गायब मिलती है, क्योंकि वो डायरेक्टली जो है टेम्परेचर गेन करते ही सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है। और जैसे ही हम माचिस का काम में लेते हैं तो जो भगवान जी के वहां पे हमें कपूर मिलती है, उसको जलाने पर वो भी गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो सॉलिड को भी गैस में कन्वर्ट करना डायरेक्टली पॉसिबल है। जो मैटर है ये आपस में इंटर कन्वर्ट होता है। इसका मेन कारण जो है, पार्टिकल्स जो हैं जब दूर दूर होंगे तो गैस होंगे, थोड़े और नजदीक आएंगे तो लिक्विड होंगे, और नजदीक आ जाएंगे तो वो सॉलिड हो जाएंगे। आपस में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कितनी है वो डिसाइड करेगी कि ये कौन सा स्टेट है मैटर का, वो कौन से स्टेट में प्रेजेंट है। और पार्टिकल्स के बीच का गैप जो होता है वो टेम्परेचर जो होता है वो, और प्रेशर जो है, हमने कितना टेम्परेचर अप्लाई किया हुआ है और कितना प्रेशर उस पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते ही क्या होता है, पार्टिकल्स जो है उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स खत्म हो जाते हैं, वो दूर दूर चले जाते हैं। तो सॉलिड का गैस कन्वर्ट हो सकता है, सॉलिड का लिक्विड भी कन्वर्ट हो सकता है, और लिक्विड का गैस भी कन्वर्ट हो सकता है। प्रेशर देखिए, जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं, मान लीजिए हमने लिक्विड है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा दिया है, जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो लिक्विड के पार्टिकल्स पास पास में आ जाएंगे और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर हम गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस के पार्टिकल्स पास पास में आ जाएंगे और वो लिक्विड में या फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। डिपेंड करता है कि हम कितना प्रेशर बढ़ा रहे हैं। इस तरह से हम मैटर जो है पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैटर जो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है उसको हम सरसरी तौर पे, सरसरी तौर का मतलब है हम उसके एटम और मॉलिक्यूल्स की बात नहीं करेंगे, उसको ऊपर से देखने पर हम किस तरह से उसको डिवाइड कर सकते हैं, कितनी कैटेगरीज में डाल सकते हैं वो देखिए। हमने दो कैटेगरीज में डाला है, एक मिक्सचर है, मिश्रण जिसे कहते हैं हम, दूसरा है प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ। कौन से को हम शुद्ध पदार्थ बोलेंगे, जिनकी कंपोजिशन फिक्स होती है उनको हम शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। मान लीजिए हमने कोई गहना बनवाया, उसमें सिर्फ गोल्ड ही गोल्ड है, सोना ही सोना है, तो उसको हम प्योर बोलेंगे। पानी जो है हम घर में लेते हैं वो भी हमारा प्योर होता है। तो प्योर का मतलब ये नहीं है कि वो एक ही तरह के कणों से मिलकर बना हुआ है, जैसे मैंने सोने की बात की थी, वो दो या दो से अधिक तरह के पार्टिकल से मिलकर भी बन सकता है, जैसे पानी होता है हमारा शुद्ध। एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ या अलग अलग तरह के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ कणों से, वो उसके बिहाफ पे उसको हम दो भाग में डाल सकते हैं। एक एलिमेंट्स बोलते हैं, तत्व, और दूसरा कंपाउंड्स है जिसको हम यौगिक बोलते हैं। एलिमेंट्स वो होते हैं जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स, एक ही तरह के कणों से बने हुए होते हैं, जैसे हमारा गोल्ड। कंपाउंड्स जो है वो होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक तत्व हमें एक साथ देखने को मिलते हैं, उनके एटम्स जो हमें एक साथ देखने को मिल जाते हैं। जैसे पानी जो है H2O लिखा हुआ है मैंने, इसमें ऑक्सीजन के भी हैं एलिमेंट,
इसमें हाइड्रोजन के भी एलिमेंट हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं प्योर तो होती हैं, लेकिन प्योर होने के बावजूद भी अगर वो एक ही तरह के पार्टिकल से बनी हुई है तो उसे हम एलिमेंट बोलेंगे। अगर वो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट के एटम से मिलकर बनी हुई है तो उसको हम कंपाउंड्स बोलेंगे। लेकिन जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें जिस प्रपोर्शन में, जिस अनुपात में 2 एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं वो फिक्स रहता है। जैसे यहाँ पर पानी चाहे आप कहीं भी ले लीजिए, उसमें हमें 2 हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे और 1 ऑक्सीजन ही देखने को मिलेगा। चाहे पानी किसी भी देश में किसी भी जगह का आप ले लीजिए, इसका कॉन्स्टेंट जो है फिक्स रेशियो रहेगा। जो 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं उनका रेशियो हमेशा फिक्स रहता है। तो कंपाउंड्स जो भी हैं, चाहे वो 2 एलिमेंट से मिलकर बने चाहे 3 एलिमेंट से मिलकर बने, उनका रेशियो हमेशा, एलिमेंट्स के बीच का रेशियो हमेशा फिक्स रहता है। कंपाउंड्स जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें रेशियो जो एलिमेंट्स का फिक्स होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिस एलिमेंट से वो बना हुआ है उसकी ही प्रॉपर्टी जो है उस कंपाउंड में भी हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है वाटर का। वाटर में H2 और O है, H है इसमें और इसमें ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन जो होता है और ऑक्सीजन जो होता है दोनों अलग अलग तरह के एलिमेंट्स हैं। हमें पता है कि ऑक्सीजन जो होता है वो सपोर्ट करता है कंबशन, जलने में हेल्प करता है और ये गैस इस फॉर्म में होता है, गैस के रूप में होता है। और हाइड्रोजन जो है वो खुद बर्न करता है, ऑक्सीजन जो है सपोर्ट करता है, मदद करता है जलने में। हाइड्रोजन जो खुद जो है पॉप साउंड के साथ में बर्न करता है, ये भी गैशियस फॉर्म में है। तो दोनों ही जो है गैशियस फॉर्म में है और बर्न करने में कोई हेल्प करता है एक, और एक जो है खुद जलता है। लेकिन जो पानी है जो H2 और O2 से मिलके बना हुआ है, H2O बना हुआ है, ये न तो जलता है और न ही ये गैशियस फॉर्म में है। ये आग को बुझाने के काम आता है और ये लिक्विड फॉर्म में है। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि जो कंपाउंड है, जिन एलिमेंट्स से वो मिलके बना हुआ है, उन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टी मतलब जो मैंने आपको बताई है गैशियस फॉर्म और जलना, वो उसकी प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, वही प्रॉपर्टी जो है H2O में हो, जिससे H2 और O2 से मिलके बना हुआ है। जरूरी नहीं है। H2O जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, गैशियस फॉर्म में नहीं है। और ये पानी जो है ये आग को बुझाने का काम करता है, जलने को हेल्प नहीं करता है, कंबशन को सपोर्ट नहीं करता है। तो बच्चों प्योर सब्सटेंस तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मिक्सचर। हम कहते हैं हिंदी में मिश्रण। जैसे ही मिक्सचर शब्द हम बोलते हैं तो हमारे जो चाय के साथ खाने वाला नमकीन होता है मिक्सचर, वो ध्यान में आता है, जिसमें हमको अलग अलग तरह की चीज़ें दिखाई देती है। उसमें मूंगफली भी है, गठिया भी है और भी दाल के दाने भी दिखाई देंगे आपको, लेकिन उनका कंपोजिशन जो है, उनका रेशियो जो है फिक्स नहीं है। हो सकता है कि आपने पूरे मिक्सचर में से एक बार मुट्ठी भरी तो उसमें आपके 2 नमकीन के दाने, 2 मूंगफली के दाने आ गए। दूसरी बार आपने मुट्ठी भरी तो उसमें से 5 मूंगफली के दाने आ गए और गठिया के 2 ही दाने आए। उनका फिक्स जो है वो रेशियो नहीं होता है। इस तरह की चीज़ को हम मिश्रण या मिक्सचर कहते हैं। उनको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होमोजीनियस और एक हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस को हम समांगी मिश्रण कहते हैं, हिट्रोजीनियस को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जो समांगी मिश्रण होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी कंपोजिशन जो है पूरे पदार्थ में, पूरे मटेरियल में सेम होती है थ्रू आउट। इसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मैंने पानी में सॉल्ट को डिसॉल्व कर दिया, नमक को पानी में घोल दिया। जब उस ग्लास को हम उठा के देखेंगे नमक को अच्छी तरह घुलने के बाद में, तो हमें पूरा पानी जो है एक जैसा ही दिखाई देगा। और उस ग्लास में से अगर हम 1 चम्मच ऊपर से लेंगे तब भी हमको उतना ही नमकीन मिलेगा पानी, अगर बिल्कुल नीचे से लेंगे तब भी हमको उतना ही नमकीन पानी मिलेगा। तो इस तरह के मिश्रण को, इस तरह के मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, जिसमें जो मटेरियल हमने आपस में मिक्स करा है वो ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल यूनिफॉर्म सेम होता है। दूसरा हमारा जो काइंड है, इसका प्रकार है जो हिट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसमें जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। पूरी कंपोजिशन जो है, चाहे जिस बर्तन की हम बात कर रहे हैं उसमें उस मिश्रण की कंपोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं होती है। एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने मिट्टी को पानी में घोल दिया। जब मिट्टी को पानी में घोलते हैं, उसको चम्मच से मिला देते हैं, तो कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पानी हमें धुंधला धुंधला दिखाई देता है, लेकिन पूरी मिट्टी जो है हमारी नीचे बैठ जाती है। अब अगर कंपोजिशन की बात करें तो ऊपर वाले पानी में जो मिट्टी की मात्रा कम है, नीचे वाले पानी में मिट्टी की मात्रा ज्यादा है, तो इसकी कंपोजिशन जो है वो सेम नहीं है ऊपर और नीचे। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हिट्रोजीनियस मिक्सचर में हम आसानी से हाथ से दोनों पार्टिकल्स को, दोनों प्रकार के जिनसे वो बना हुआ है, उनको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे खाना बनाने से पहले मम्मी जो है आपकी चावल को साफ करती है, हाथ की मदद से चावल के अंदर से कंकड़ निकाल लेती है। और जो सैंड और वाटर का मैंने एग्जांपल दिया था, इस मिट्टी और पानी को भी हम आराम से अलग कर सकते हैं। उस ग्लास को जिसमें मैंने पानी और मिट्टी मिक्स किया, उसको हम धीरे धीरे या तो किसी फिल्टर पेपर से छान लेंगे तो मिट्टी हमारे ऊपर रह जाएगी, पानी हमारा नीचे चला जाएगा। तो जो हिट्रोजीनियस, जो विषमांगी हमारा मिश्रण होता है, उसके पार्टिकल्स को हम आसानी से अलग अलग कर सकते हैं, जबकि होमोजीनियस में ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं होता है।
अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, द्रव्य के गुणधर्म। अभी मैटर्स हमने पढ़े हैं, 3 स्टेट्स पढ़े हैं, उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज को हम बेसिकली 2 कैटेगरीज में रख सकते हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जिनको हम देख कर ही पहचान सकते हैं, उसके लिए हमें उस सब्सटेंस को टच करने की, छूने की, उसमें से कोई चेंज करने की, उसके अंदर कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कलर, स्मेल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ये सारी वो प्रॉपर्टीज हैं जिनके लिए सब्सटेंस के अंदर किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता है। इनको हम जनरली देख कर ही पहचान लेते हैं, किस कलर का है वो सब्सटेंस, कौन सी स्मेल आ रही है, कितना उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। और ये सारी प्रॉपर्टीज जब हम अप्लाई करते हैं उनके ऊपर, तो उसके बाद जो है उस सब्सटेंस का कॉन्स्टिट्यूएंट जो है, कंपोजिशन बिल्कुल चेंज नहीं होती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनको पता करने के लिए हमें सब्सटेंस के अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं। उन प्रॉपर्टीज को पता करने के बाद में सब्सटेंस जो है चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमें एसिडिटी, अम्लता, बेसिसिटी, क्षारता, वो अम्लीय है कि क्षारीय है, ये जलता है कि नहीं जलता है, ये चीज़ पता करने के लिए उस सब्सटेंस को जो हमें दिया गया है उसके अंदर ये तीनों प्रॉपर्टी हैं कि नहीं है, ये पता करने के लिए हमें उस सब्सटेंस की कुछ अमाउंट हमें लेनी होगी और उसके साथ में कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, जिसके कारण उसके अंदर एक केमिकल चेंज आ जाएगा। वो सब्सटेंस जो है टेस्ट करने के बाद में बिल्कुल चेंज हो जाएगा, अपना पहला वाला जो फॉर्म है, उसका पहला वाला रूप है वो वैसा नहीं रहेगा। मान लीजिए हमें पता करना है कि वो जलता है कि नहीं जलता है। मैंने 1-2 ग्राम उस सब्सटेंस को लिया और उसको जला के देखा, तो मेरे पास तो 1-2 ग्राम कम हो गया क्योंकि मैंने उसको जला दिया। तो इस तरह से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनको पता करने के लिए हमें कंपोजिशन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं करना पड़ता है, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज को पता करने के लिए हमें कुछ रिएक्शंस और टेस्ट करने पड़ते हैं, जिसके बाद ही हमें पता चल पाता है कि इसमें ये प्रॉपर्टी प्रेजेंट है कि नहीं है। जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक क्वालिटेटिव होती है, एक क्वांटिटेटिव होती है। क्वालिटेटिव को हम गुणात्मक बोलते हैं और क्वांटिटेटिव को हम मात्रात्मक बोलते हैं। गुणात्मक और मात्रात्मक में डिफरेंस क्या है? जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम देख कर ही पहचान सकते हैं, उसके लिए हमें उस पर कुछ खास एक्सपेरिमेंट नहीं करने होते हैं। जैसे कोई सब्सटेंस है वो मेलेबल है कि नहीं, मेलेबल मतलब उसकी पतली पतली चादरें बन सकती हैं कि नहीं बन सकती, पतली पतली शीट्स बन सकती हैं कि नहीं बन सकती। हम उसको सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ इसकी बन सकती है, लेकिन हम बता नहीं सकते कि ये 10 गुना बन सकती है, या उसकी मात्रा जो है उसके वो डिसाइड नहीं कर सकते हैं। कभी हमें स्मेल आती है तो हम कहते हैं बहुत ज़्यादा आ रही है या बहुत कम आ रही है, उसको हम तोल नहीं सकते, उसको हम नाप नहीं सकते हैं। कोई चीज़ अगर चमक रही है तो उसमें बहुत अधिक चमक है या कम चमक है, हम बहुत और कम जैसे शब्द जो है वही काम में लेकर इसके बारे में बता देती हैं। तो उस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, वो क्वालिटेटिव में आती हैं, क्योंकि उसको हम पर्टिकुलरली जो है जिस तरह से हम दूध को नापते हैं, तेल को नापते हैं, पानी को नापते हैं, उस तरह से उनको हम नहीं नाप सकते हैं। हम सिर्फ देख कर उसको पता करते हैं कि इसमें कितनी वो गुण है, कितनी वो प्रॉपर्टी है। दूसरी तरफ जो है क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम मात्रात्मक बोलते हैं, इनको आसानी से हम नाप सकते हैं। इनके नापने के लिए अलग अलग यंत्र, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए हैं, जैसे लेंथ कितना लंबा कितना चौड़ा है, हाइट कितना ऊंचा है, और एरिया किसी भी कमरे का, किसी भी वस्तु का क्षेत्रफल क्या है, उसका एरिया कितना है। वो ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हम आसानी से नाप सकते हैं। ऐसे क्वांटिटीज जिनको हम नाप सकते हैं उनके लिए हमें एक पर्टिकुलर यूनिट की आवश्यकता पड़ी, जिसको हम एसआई यूनिट कहते हैं, जिसमें 2 टर्म होते हैं, एक नंबर होता है और एक इसकी यूनिट होती है। जैसे मान लीजिए मैं कह रही हूँ एरिया इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है या 4 मीटर है। नंबर तो हो गया 4, और सेंटीमीटर और मीटर जो हो गए वो उसकी यूनिट हो गई, उसकी मात्रक हो गई। यूनिट को हम हिंदी में मात्रक कहते हैं, लेकिन हो सकता है कि भारत में इसको कुछ और बोलते हो मात्रक को, और किसी और देश में कुछ और बोलते हो। तो उस चीज़ को नापने में अलग अलग देशों में अलग अलग उसकी मात्राएं न निकल आए, उसका डिफरेंस न निकल आए, उसको नापने में अलग अलग जो है उसकी वैल्यू न निकल आए, इसके लिए पूरे वर्ल्ड में एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की आवश्यकता पड़ी, जिसे हम एसआई यूनिट कहते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल, ये एक फ्रेंच वर्ड से आया है। इस यूनिट के हिसाब से सारी क्वांटिटीज है उनको एक पर्टिकुलर जो है इसको मेजर कर रहे हैं, तो उसके मेजरमेंट में डिफरेंस नहीं आए, इसके लिए कॉमन यूनिट की आवश्यकता पड़ी, जिसे एसआई यूनिट कहते हैं या एसआई पद्धति कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल। बच्चों जैसे मैंने अभी भी आपको बताया है कि जो यूनिट होती हैं, हर कंट्री जो है अपने हिसाब से यूनिट यूज़ में काम में लेती थी, जिसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती थी। जिस चीज़ को हम यहाँ तोल रहे हैं वही चीज़ जो है दूसरे कंट्रीज़ में जाकर उसकी मेजरमेंट बिल्कुल अलग हो गया था। इसलिए एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की आवश्यकता पड़ी, जिसे हम एसआई यूनिट कहते हैं या एसआई पद्धति कहते हैं। इसमें जो है 7 बेस यूनिट्स जो है, बेस क्वांटिटीज़ जो हैं उनको डिफाइन किया गया है। इन क्वांटिटीज़ के बिहाफ पे ही हम दूसरी यूनिट्स जो हैं
उनको निकालते हैं या दूसरी क्वांटिटीज हैं उनको निकाल लेते हैं इन 7 बेस क्वांटिटीज की हेल्प से। कौन कौन सी हैं वो 7 बेस क्वांटिटीज और क्या यूनिट्स हैं उनकी हम देख लेंगे एक बार। फर्स्ट है लेंथ, लंबाई। इसका सिंबल जो है जिससे हम लिखते हैं लेंथ को, कहीं भी अगर आपको छोटा l दिखाई दे इसका मतलब ये लेंथ लंबाई है। इसका SI यूनिट जो है मीटर है, जिसको छोटे m से हम लिखते हैं। छोटा m जो है ये हमें SI यूनिट बताता है लेंथ की। सेकंड जो है हमारा मास, जिसको हम द्रव्यमान कहते हैं, स्मॉल m से बताते हैं इसको। कहीं भी आपको केमिस्ट्री में स्मॉल m लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब वो उसका द्रव्यमान या मास है। इसकी यूनिट जो है किलोग्राम है, SI यूनिट की बात हो रही है, किलोग्राम है। kg कहते हैं इसको हम। उसका मात्रक है, उसका सिंबल है, शॉर्ट फॉर्म है उसका। मात्रक का शॉर्ट फॉर्म जो है kg है। फुल फॉर्म में लिखते हैं तो इसको किलोग्राम लिखते हैं और शॉर्ट में इसको हम kg लिखते हैं। इसको सिंबल हम कहते हैं इसका। लेकिन क्योंकि हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं और जहाँ केमिस्ट्री की बात आती है वहाँ लैब की, प्रयोगशाला की बात आती है, वहाँ पे हम जब चीज़ों को मेजर करते हैं तो ग्राम्स में मेजर किया जाता है। तो केमिस्ट्री में जो चीज़ हम मेजर करेंगे उसमें हम किलोग्राम नहीं लेंगे, उसमें हम ग्राम ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है बेस क्वांटिटी है, टाइम है, स्मॉल t से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, समय। इसकी यूनिट जो है सेकंड है, स्मॉल s जो है सिंबल है यूनिट के लिए, मात्रक के लिए। अगला जो है इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा, कैपिटल I से इसको दिखाते हैं। इसकी यूनिट जो है एम्पियर है, कैपिटल A से यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। फिफ्थ यूनिट जो है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, कैपिटल T से इसको डिनोट करते हैं। इसका यूनिट जो है केल्विन है, जिसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, K फॉर केल्विन। सिक्स्थ जो बेस क्वांटिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, पदार्थ की मात्रा, N से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n। यूनिट जो है इसकी मोल है और मोल की जो सिंबल है उसको MOL हम लिख के दिखाते हैं। लास्ट बेस यूनिट जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ज्योति तीव्रता I, और नीचे V लिखा हुआ छोटा। यूनिट इसकी कैंडिला है, कैंडिला के लिए सिंबल जो है हम CD के फॉर्म में लिखते हैं। इन बेस क्वांटिटीज की हेल्प से ही बाकी जितने भी क्वांटिटीज हैं वो हम निकाल लेते हैं इनको यूज करके। और ये सारी बेस क्वांटिटीज जो है जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज हैं सब में कॉमन है, तो हमें किसी भी चीज़ की यूनिट निकालने में, किसी भी चीज़ को मेजर करने में डिफिकल्टी नहीं होती है। जो नेक्स्ट जो है वो मास एंड वेट है। जनरली हम मास और वेट जो है उसको एक ही समझते हैं, लेकिन ये एक नहीं होता है। मास को द्रव्यमान और वेट को भार कहते हैं। मास जो है किसी ऑब्जेक्ट में, किसी सब्सटेंस में कितना अमाउंट प्रेजेंट है वो उसका मास कहलाता है। मान लीजिए 5 kg है तो 5 जो है उस ऑब्जेक्ट का मास कहलाएगा। मास जो है यह हमेशा सेम रहता है। अगर उस चीज़ को हम यहाँ अर्थ पे मेजर करेंगे उसका मास तब भी वो 5 रहेगा, उसको हम मून पे लेके जाएंगे तब भी वो 5 ही रहेगा। जबकि वेट जो होता है वो एक तरह का फोर्स होता है और ये डिपेंड करता है ग्रेविटी पे। हमें पता है कि पृथ्वी जो है, अर्थ की ग्रेविटी 9.8 जो है वो उसकी ग्रेविटी है। तो जो मास है उसके साथ में जब 9.8 को मल्टीप्लाई करेंगे तब इसका हमें वेट मिल जाएगा। वेट एक तरह का फोर्स है, इसकी यूनिट जो है न्यूटन है। तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास हमारा 5 किलो है और जब इसको 9.8 से कर देंगे तो हमारा वेट निकल आएगा। वेट जो है ये वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। जिस चीज़ का वेट यहाँ पे हो सकता है 50 आ रहा हो, उसी चीज़ को हम ऊपर लेके जाएं मून पर तो उसका वेट वहाँ पे 50 नहीं आएगा, क्योंकि उसका वेट जो यहाँ 50 आ रहा है वो उसके एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण आ रहा है। गुरुत्वाकर्षण मून पे, चांद पे अलग होगा, इसलिए उसका वेट भी वहाँ अलग आएगा। जबकि मास जो है, द्रव्यमान जो है, उस ऑब्जेक्ट का दोनों जगह 5 ही आएगा, लेकिन वेट में डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगला है हमारा टेम्परेचर, तापमान। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 3 स्केल्स हैं, 3 स्केल काम में ली जाती हैं। केल्विन जो है इसकी SI यूनिट है, सेल्सियस है, तीसरी वाली फ़ारेनहीट है। इसमें बच्चों हमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। मान लीजिए आपको बुखार है, आपने थर्मामीटर मुंह में डाल के टेम्परेचर नापा तो उसमें आ रहा है 98.6। अब आपको ये नहीं पता है कि 98.6 केल्विन है, डिग्री सेल्सियस है कि डिग्री फ़ारेनहीट है। मान लीजिए आप गलती से कह देते हैं 98.6 डिग्री सेल्सियस है। 98.6 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 100 डिग्री पे तो पानी जो है वो बॉईल करता है, उबलने लग जाता है। तो आपका 98.6 आप डिग्री सेल्सियस अगर कह देते हैं, इसका मतलब आप भी पानी की तरह उबलने लग जाएंगे। 98.6 और 100 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन वो डिग्री सेल्सियस में नहीं होता है। जो हमारा बुखार के समय टेम्परेचर आता है वो डिग्री फ़ारेनहीट में होता है। तो इसमें डिफरेंस है केल्विन में, सेल्सियस में और फ़ारेनहीट। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है जिसपे पानी उबलना शुरू होता है वो केल्विन में 373 केल्विन है, सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस है और फ़ारेनहीट जो है उसमें 212 डिग्री फ़ारेनहीट है। अगर आपसे पूछ ली जाती है अलग अलग स्केल्स पे पानी का बॉइलिंग पॉइंट तो आपको अलग अलग ही लिखना पड़ेगा।
ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, आपके बॉडी का तापमान जो है केल्विन में 310 केल्विन है, डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस है। कभी कभी आप 100 कह देते हैं, 100 तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है। और फ़ारेनहीट जो है 98.6 होता है उसमें बॉडी टेम्परेचर। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जिसमें पानी जो है बर्फ बन जाता है, 273.15 केल्विन होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है और 32 डिग्री फ़ारेनहीट होता है। एक स्केल को हम दूसरी स्केल में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दो फॉर्मूले दे रखे हैं। मान लीजिए आपको डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दी हुई है, 0 डिग्री सेल्सियस है, इसको आपको फ़ारेनहीट पे बदलना है। तो यहाँ C की जगह आप 0 पुट कर देंगे वैल्यू। जैसे ही आप C की जगह 0 वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो आपका आंसर ये पूरा खत्म हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 32, जो कि यहाँ आ रहा है। मान लीजिए आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है और इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो ये वाला नीचे वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। डिग्री सेल्सियस 0 दिया हुआ है, तो यहाँ हम 0 लिख लेंगे। तो 0 में 273.15 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 273.15 ही आएगा। ये देखिए केल्विन में जो है 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन के बराबर है और फ़ारेनहीट में जो है 32 डिग्री फ़ारेनहीट के बराबर है। एक इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ देखने के लायक है कि नेगेटिव वैल्यूज़ जो होती हैं वो हमेशा डिग्री सेल्सियस में ही देखने को मिलती हैं। केल्विन स्केल में कभी भी अपने को नेगेटिव वैल्यूज़ देखने को नहीं मिलेंगी। हमें केमिस्ट्री में स्मॉल और बिग नंबर्स दोनों तरह के नंबर देखने को मिलेंगे। जहाँ साइज़ ऑफ एटम या साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल की बात होती है, वहाँ हमें बहुत स्मॉल नंबर देखने को मिलता है, 0.0000000, और कोई नंबर होता है उसमें पॉइंट के बाद में 0 लगते हैं। और जो बिग नंबर होते हैं, जहाँ हम नंबर ऑफ़ एटम्स या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ़ मोल्स जहाँ हम काउंट करते हैं, वहाँ पे 0 के बाद में पॉइंट लगता है, 4000000, वहाँ बाद में हमको 0 देखने को मिलते हैं। तो स्मॉल नंबर और बिग नंबर हैं, उनको बोलने में हमें डिफ़िकल्टी ना हो, तो जनरली जो है पहले हमने उसको इस फॉर्म में बोलना सीखा, 10 टू द पावर ऑफ 20 या 10 टू द पावर ऑफ -20। अगर 0.0000 कुछ है तो 10 टू द पावर ऑफ -20 या -5 -4 लिखेंगे। अगर 2000000 है तो 10 टू द पावर ऑफ 20 या 10 टू द पावर ऑफ 5 इस तरह से लिखेंगे। माइनस का मतलब है पॉइंट के बाद में 0 लगकर नंबर, और बिना माइनस के अगर पावर लगी हुई है इसका मतलब कोई नंबर है इसके आगे बहुत सारे जीरोस लगे हुए हैं, उनको काउंट करके हम लिख देंगे। लेकिन जनरली इस तरह भी थोड़ा अपवर्ड लगता है, अजीब सा लगता है बोलने के लिए, इसलिए हमने कुछ जो है प्रीफिक्स डिफाइन किए हैं कि हमें इतनी लंबी क्वांटिटी बोलने की जरूरत न पड़े। हम प्रीफिक्स लगाकर, जिन्हें हम पूर्व लग्न कहते हैं, हम इजिली किसी भी क्वांटिटी को आसानी से बता सकते हैं। मान लीजिए कोई एक दूरी है जिसको हम 10 टू द पावर ऑफ -9 मीटर्स कह रहे हैं। अब 10 टू द पावर ऑफ -9 बोलने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो उसको हम बोल सकते हैं नैनोमीटर, क्योंकि दूरी है तो उसकी यूनिट मीटर में होगी। और 10 टू द पावर -9 को हम नैनो बोलते हैं, तो उस दूरी को जिसको हम 10 टू द पावर -9 बोल रहे हैं उसको हम कह सकते हैं नैनोमीटर। तो नैनोमीटर का मतलब है, सेल्फ अंडरस्टूड है कि कोई डिस्टेंस की बात हो रही है जो 10 टू द पावर ऑफ -9 के बराबर है। तो जनरली जो हमारे काम में आती हैं यूनिट्स, माइक्रो, नैनो, पिको, ये मिली, सेंटी, डेसी, ये तो माइनस वाली यूनिट्स हैं जो हमारे काम में आती हैं। और जो प्लस वाली यूनिट्स हमारे काम में आती हैं, जिनके ऊपर पावर प्लस में है, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, यहाँ तक आपको मुझे लगता है कि इतने याद करने से आपका काम चल जाएगा। इन यूनिट्स को याद करके आप जो है बड़ी बड़ी क्वांटिटीज को प्रीफिक्स के फॉर्म में, पूर्व लग्न के फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। सामने इनके सिंबल्स लिखे हुए हैं। आप चाहें तो जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज, बार बार काम में आने वाली जो क्वांटिटीज बताई हैं, उनके आप सिंबल्स भी याद कर सकते हैं। अभी तक हमने 7 बेस यूनिट्स पढ़ी हैं। उनसे 7 बेस यूनिट्स के बिहाफ पे कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जिनको उन 7 बेस यूनिट्स के काम में लेकर हम निकाल सकते हैं। उन्हें हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं या फिर व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे वॉल्यूम है, मान लीजिए हमने एक क्यूब लिया है, उस क्यूब के हमें पता है साइड्स जो है तीनों बराबर होती हैं, ये एल हो गई, ये भी एल है और ये हाइट भी एल हो गई। तो उसका वॉल्यूम निकालते हैं, आयतन निकालने के लिए हम दोनों साइड को गुणा कर देते हैं। हमें पता है कि एल जो है, लंबाई जो है वो मीटर में होती है, तो एम इंटू एम जो है, एम क्यूब जो है इसकी यूनिट हो जाएगी वॉल्यूम की, एम क्यूब मात्रक इसका हो जाएगा, जो हमने लेंथ के हिसाब से निकाला। लेंथ जो है हमारे 7 बेस यूनिट में थी। उन 7 बेस यूनिट की हेल्प से हम किसी भी क्वांटिटी का यूनिट निकाल सकते हैं। अगली क्वांटिटी जो है हमारी डेंसिटी है। हमें पता है कि घनत्व जो होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है। मास जो है हमें पता है इसके एसआई मात्रक जो होता है मास का, अभी आपने पढ़ा था ऊपर, किलोग्राम होता है, तो हम केजी लिख देंगे। और वॉल्यूम हमने अभी भी निकाला है मीटर क्यूब, तो डेंसिटी जो है उसकी यूनिट हो जाएगी केजी पर मीटर। तो इस तरह बच्चों हम किसी भी डिराइव्ड यूनिट को 7 बेस यूनिट से निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं या फिर कोई आंसर निकालते हैं केमिस्ट्री में या लैब में, तो हम देखते हैं कि हमारा आंसर जो है वो बार बार चेंज होता है। हमारा आंसर जो है हमारे बगल वाले से या बाकी क्लास के बच्चों से कभी कभी टैली नहीं करता है, मेल नहीं खाता है। हम कई बार अलग अलग रीडिंग निकालते हैं, तो बाद में जो उनका एवरेज निकाल के हम एक पर्टिकुलर रीडिंग जो है उसको फाइनल कर देते हैं। ऐसा हमें प्रैक्टिकल में टाइट्रेशन में हमें देखने को मिलेगा, और भी जगह हमको देखने को मिलता है। लेकिन आप टाइट्रेशन करेंगे प्रैक्टिकल करते वक्त, उस समय आपको इस तरह की क्वांटिटीज जो है जिसमें एवरेज निकालते हैं वो देखने को मिलेंगी। तो किसी भी हमारा जो आंसर है उसमें परफेक्शन हमें पता करने के लिए हम टू टर्म्स को काम में लेते हैं, एक प्रिसीशन है और एक एक्यूरेसी है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों का मतलब ही शुद्धता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है वो देखिए। हमने एक ही जो है एक्सपेरिमेंट की 5 या 6 बार उस एक्सपेरिमेंट को किया, हमारी वैल्यूज जो निकली हैं, एक बार हमारा आंसर निकला 0.9, दूसरी बार हमारा आंसर निकला 1.0, तीसरी बार हमारा 1.1 निकला, चौथी बार हमारा निकला 1.2। तो प्रिसिशन का मतलब होता है जो हमारी रीडिंग्स निकल रही हैं वो एक दूसरे से कितने पास में है। से 1.0 है वो 1.1 के पास में है, 1.2 है वो 1.1 के पास में है। तो जो हमारी अलग अलग रीडिंग्स निकलती हैं वो एक दूसरे से कितने पास में है, कितने समान है, उसको हम प्रिसिशन कहते हैं। मान लीजिए एक बार हमारी रीडिंग निकली है 1.1, एक बार निकली है 1.9, फिर 3.5, इनमें काफ़ी डिफरेंस है, तो हमारे आंसर्स जो हैं हम कहेंगे वो प्रिसाइज नहीं हैं। अगर बहुत डिफरेंस आता है यूनिट के वैल्यूज़ में तो उसको हम प्रिसाइज नहीं मानते हैं। अगर बहुत डिफरेंस आता है हमारे रीडिंग्स में तो हम कहते हैं कि वो प्रिसाइज नहीं है। और अगर रीडिंग्स हमारे पास पास में होती है तो हम कहते हैं कि हमारी वैल्यूज़ जो हमने निकाली हैं रीडिंग्स वो प्रिसिशन है, उसमें प्रिसाइजनेस देखने को मिलता है। दूसरी जो टर्म है वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी जो है वो प्रिसिशन से थोड़ा डिफरेंट है। एक्यूरेसी में क्या होता है, जैसे मैंने एग्जांपल लेके बताया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में पता है कि 9.8 है और हम किसी एक्सपेरिमेंट से इसको निकाल रहे हैं। अगर हमारा आंसर 5 आता है तो हम अपने आंसर को, जो आंसर हमें पता है 9.8, इससे टैली करके देखते हैं। तो एक्यूरेसी का मतलब होता है कि हमारा आंसर जो है एक्चुअल आंसर से कितना मिलता है, उसको हम एक्यूरेसी कहते हैं। अगर हमारा आंसर 9.7 आता है तो ये ज़्यादा एक्यूरेट होगा एज कंपेरिजन टू 5, जो कम एक्यूरेट होगा, क्योंकि 5 जो है 9.8 से बहुत दूर है, 9.7 जो है वो 9.8 से टैली करता है। तो बच्चों उम्मीद कर रही हूँ आपको प्रिसिशन और एक्यूरेसी में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। प्रिसिशन जो होता है वो अलग अलग रीडिंग्स के बीच में सिमिलैरिटी, क्लोजनेस को शो करता है, जबकि एक्यूरेसी जो होता है वो हमारी पर्टिकुलर आंसर जो हम निकालते हैं उसको जो ट्रू वैल्यू होती है उससे कितना एग्री करता है उसको शो करता है। प्रिसिशन और एक्यूरेसी को बताने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। मान लीजिए 4 बच्चे हैं ABCD, उन्होंने 2 अलग अलग रीडिंग निकाली है। ए की रीडिंग 2.1 और 2.15 है, बी की 2.9 3.5 है, सी की 3.01 3.00 है, डी की 2.99 3.01 है। अब इनमें से कौन सी प्रिसाइज है और कौन सी एक्यूरेट है वो देखिए। क्योंकि 2.1 जो है और 2.15 जो फर्स्ट बच्चे की रीडिंग है ये बिल्कुल पास में है, तो ये प्रिसाइज है। ये देखिए प्रिसाइज है रीडिंग ये। बी बच्चे की 2.9 और 3.5 है, ये प्रिसाइज नहीं है। सी की 3.01 और 3.00 ये भी पास पास में, ये भी प्रिसाइज हैं। डी की जो है 2.99 3.01 है, ये भी पास पास में प्रिसाइज हैं। अब क्योंकि हमें टीचर ने पहले ही बता दिया होगा कि इसका आंसर, जो क्वेश्चन हम निकाल रहे हैं इसका आंसर 3 है। अब इनमें से किसका आंसर 3 आएगा वो देखेंगे हम। 2.1 और 2.15 इनका मीन निकालेंगे, हम एवरेज निकालेंगे, औसत निकालेंगे, तो इसका आंसर 3 नहीं आएगा, दूसरे वाले का भी नहीं आएगा। तीसरे वाले और चौथे वाले का आंसर जो है एवरेज मीन निकालने पे 3 आ जाएगा। तो ये लास्ट के जो 2 हैं सी और डी वाले, इनकी वैल्यू जो है वो एक्यूरेट है, इनका आंसर जो है मैडम के बताए हुए आंसर से टैली कर जाएगा। इस तरह की अनिश्चितता जो होती है, अनसर्टेनिटी होती है, उससे कैसे डील करेंगे। जनरली मैंने पहले ही बताया था आपको, केमिस्ट्री में आपको या तो बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस देखने को मिलेंगे या फिर बहुत छोटे छोटे कैलकुलेशंस देखने को मिलेंगे। बड़े कैलकुलेशंस तब मिलते हैं देखने के लिए जब किसी नंबर के आगे बहुत सारे जीरो लगे हुए होते हैं, और छोटे कैलकुलेशन हमें तब देखने को मिलते हैं जब किसी नंबर से पहले बहुत सारे जीरो लगे होते हैं और पॉइंट लगा हुआ होता है। उस समय जब कोई कैलकुलेशन हम करते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड या प्लस या माइनस करते हैं, तो बहुत लेंथी कैलकुलेशन हमारी हो जाती है और जो रिजल्ट आता है बिल्कुल अनिश्चित आता है। हमें डाउट रहता है कि सही है कि नहीं है, अनसर्टन हो जाता है हमारा रिजल्ट। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक साइंटिफिक नोटेशन नाम की चीज़ दी गई है जिसको वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं, जिसकी हेल्प से हम कोई भी बड़े बड़े कैलकुलेशन से आंसर निकालने के लिए हमारी एक्यूरेसी, हमारा रिजल्ट जो है वो सर्टन हो जाता है। साइंटिफिक नोटेशंस में हम नंबर को इस फॉर्म में लिखते हैं, कैपिटल N इंटू 10 टू द पावर ऑफ स्मॉल n। दोनों n डिफरेंट हैं। कैपिटल N जो है वो कोई भी डिजिट हो सकता है, 1 to
10 के बीच की, और स्मॉल n जो है वो एक्सपोनेंट है, घातांक है, जिसको वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और जिसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। एक बार जो नंबर हमें दिया हुआ है, चाहे वो बिग नंबर हो या स्मॉल नंबर हो, उसको हम इस फॉर्म में अगर लिख लेते हैं तो हमें कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी हो जाती है। जब हमने एक बार अपने नंबर को इस फॉर्म में लिख दिया, चाहे वो बड़ा हो या स्मॉल हो, तो हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाती है। मैंने स्मॉल और बिग दोनों ही नंबर के एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं। पहला वाला जो है बहुत ही बड़ा नंबर है, इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखना है, n = 1 to 10। तो इस पॉइंट जो है, अभी यहाँ पे पॉइंट जो है यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे इतना हमें मैथ्स में पता है कि यहाँ पॉइंट लगा हुआ है इस इतनी लंबी डिजिट के अंदर। इस पॉइंट को हमें यहाँ मूव करना है, और n जो है इसकी वैल्यू 1 से लेके 10 तक होती है। 6 के बाद में मूव कर देंगे तो हमारी n की वैल्यू हो जाएगी 6.02। ये हो गए हमारे 6.02। हमने पॉइंट को कितना डिजिट मूव किया वो इसके आगे हम 10 to the power करके लिख देंगे। तो काउंट करेंगे हमने कितना मूव किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 मूव किया है हमने। ये 6.02 इंटू 10 to the power 20 हो जाएगा। नीचे देखिए एक बहुत ही स्मॉल नंबर जिसमें पॉइंट इस तरफ है, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है। हमको इसको n के फॉर्म में लिखना है, तो हमारा आंसर जो होगा 3 के बाद में हमें पॉइंट लगाना है। तो पॉइंट को हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर आना है। जब हम पॉइंट को राइट हैंड साइड में मूव करते हैं तो 10 के ऊपर जो है माइनस में आता है नंबर, और जब हम पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड में मूव करते हैं तो 10 के ऊपर जो डिजिट आती है वो प्लस में आती है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे माइनस का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 to the power -11 लिखेंगे। ऐसे नीचे दिया हुआ है हमें क्वांटिटी, पॉइंट के बाद में बहुत सारे जीरो हैं। हमें पॉइंट जो है 1.6 के बीच में लाना है, क्योंकि इसे हमें n इंटू 10 to the power n के फॉर्म में लिखना है। तो हम जीरो को कितना मूव करेंगे वो हम काउंट कर लेंगे और उसको 10 के ऊपर माइनस का लगा के लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 10 to the power -17 हो जाएगा। जब किसी लेंथी नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं तो हमारे आंसर में जो हम कैलकुलेशंस करते हैं उसमें सर्टेनिटी, निश्चितता बढ़ जाती है और हमारा आंसर जो है एक्यूरेट आता है बिल्कुल, उसमें गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। पर साइंटिफिक नोटेशंस और अनसर्टेनिटी की बात आती है, वहाँ पे एक टर्म और आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है ये हम देखेंगे अभी। ये जो है हमने जो साइंटिफिक नोटेशंस निकाली हैं, ऊपर लिखी हैं, साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में जो नंबर लिखा है इसमें कितने मीनिंगफुल डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 ये डिजिट्स होती हैं जो एक साइंटिफिक नोटेशन में मीनिंगफुल डिजिट्स होती हैं, जिनको हम सर्टेनिटी, निश्चितता के साथ बता सकते हैं, उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। आपको एग्जांपल्स में बताऊंगी तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं उनको हम एग्जांपल से और भी अधिक अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे 12.6432 मैंने लिख दिया है, इसमें नंबर ऑफ मीनिंगफुल डिजिट्स जो हैं वो हमें दिखाई दे रही है, इसमें सर्टेनिटी है। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है हमारे अनसर्टेनिटी लेवल को कम कर देता है। इसमें जब काउंट करेंगे हम कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इनको हम काउंट करके लिख सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो हमें बहुत हेल्प करता है, अनसर्टेनिटी लेवल से सर्टेनिटी की ओर लेके जाता है। आंसर में हमारे अनसर्टेनिटी डिक्रीज हो जाती है। सिग्निफिकेंट फिगर लिखने के रूल्स जो हैं वो देख लेते हैं हम। फर्स्ट जो रूल्स हैं, इसमें दिक्कत जो हमें करती है वो सारे जो जीरो हैं वो दिक्कत करते हैं। तो हमें जीरो कहाँ लगा हुआ है तब उसको काउंट करना है, और कहाँ लगा हुआ है तब उसको काउंट नहीं करना है, वो हमें बड़े ही ध्यान से देखना है। ये सारे रूल्स जो है वो जीरो के ही बारे में है, क्योंकि जीरो जो है उसका आगे पीछे लगने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक जो है उनके नंबर में कमी और ज़्यादा हो जाती है। फर्स्ट रूल जो है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सारे डिजिट जिसमें जीरो नहीं है वो सिग्निफिकेंट है। जिसमें एग्जाम्पल लिखा हुआ है 0.5894, इसमें 4 डिजिट है, 5 8 9 और 4, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सेकंड जो है, जीरो प्रेसिडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। दूसरा रूल भी जीरो के बारे में है। अगर हमारे पास कोई इस तरह से नंबर दिया हुआ है जिसमें पॉइंट के बाद में जीरो लगे हुए हैं, तो पॉइंट के बाद में जो जीरो लगे हुए हैं वो, और उसके बाद में कोई नंबर लगा हुआ है, तो पॉइंट और नंबर के बीच जितने भी जीरो होंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। इसमें जो डिजिट हम काउंट करेंगे, इन तीनों जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ 8 को ही काउंट करेंगे। तो इसमें सिंगल वन सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी। जैसे यहाँ 8 और 6 हैं, अगर इस तरह से एग्जाम्पल अपने को देखने को मिलता है जिसमें दो नॉन जीरो डिजिट हैं, 8 और 6 जीरो नहीं है, इनके बीच के सारे जीरो जो हैं तीनों के तीनों ये हमारे काउंट होंगे। तो इसमें काउंट करेंगे कितने डिजिट हो गए सिग्निफिकेंट, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें हो जाएंगे। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि जीरो की जो पोजीशन है वो अलग अलग है,
तो उसको काउंट करना है कि नहीं करना वो डिसाइड कर रहा है कि जीरो कहाँ पे लगा हुआ है। फोर्थ रूल जो है जीरो एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर। मान लीजिए 5 के बाद में यहाँ इस तरह से एग्जाम्पल दिया हुआ है और 5 के बाद में यहाँ जीरो लगा हुआ है, इसको हमें काउंट करना है। अगर ये जीरो जो है डेसिमल, इस दशमलव के, ये हमारा डेसिमल है, इस डेसिमल के अगर सीधे हाथ की तरफ ये जीरो लगा हुआ है तो इस जीरो को हमें काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। यहाँ भी क्योंकि जीरो जो है डेसिमल के राइट हैंड साइड में लगा हुआ है तो ये जीरो काउंट होंगे। यहाँ 4 हो गए सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहाँ देखिए 2 जीरो जो है वो पॉइंट के राइट हैंड साइड में लगे हुए हैं और एक ये वाला जीरो जो है पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में लगा हुआ है, तो लेफ्ट हैंड वाले जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हमारी हो जाएंगी। फिफ्थ रूल जो है, अगर कोई नंबर एग्जैक्ट फॉर्म में है, जैसे 260 लिखा हुआ है, इसमें मैंने पॉइंट नहीं लिखा हुआ कहीं भी, अगर इस फॉर्म में कोई नंबर है तो उसके इन्फिनिट अनगिनत जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं। कैसे? जैसे मैं 260 लिखा हुआ है, इसको मैं 0.0 भी लिख सकती हूँ। इसी चीज़ को 260.00 भी लिख सकती हूँ। इसी को मैं 3040 पॉइंट के बाद में लगाकर लगातार लिख सकती हूँ। और हमने अभी भी पढ़ा है रूल में, अगर पॉइंट के राइट हैंड साइड में जीरो है तो वो काउंट होगा। इस एक चीज को जो है मैं कई फॉर्म में लिख सकती हूँ। पॉइंट के राइट हैंड साइड में 2 जीरो लगा के भी लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता है कि पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट के बाद में 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो नहीं लिखा हुआ है। हम अपने हिसाब से कितने भी जीरो लगा सकते हैं। तो इस तरह के एग्जैक्ट नंबर बिल्कुल जो एग्जैक्ट फॉर्म में दिए होते हैं, उनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। क्योंकि पॉइंट के बाद में जितने हम जीरो लगाएंगे वो सारे के सारे जीरो जो है पॉइंट के राइट हैंड साइड में, इसलिए वो काउंट होंगे। अब जो है हम सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड जो कैलकुलेशंस आती हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की, वो देख लेते हैं उनके एग्जांपल्स। अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना होगा तो कौन सा रूल आपको फॉलो करना होगा। मान लीजिए एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे इसको। ये 3 डिजिट मैंने दी हुई हैं, आपकी बुक से एग्जाम्पल लिया है मैंने। 12.11, 8.0, 1.012। जो फर्स्ट है इसमें पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हैं, सेकंड वाले में पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, थर्ड वाले में पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। इनको तीनों को मैंने ऐड कर लिया। जो मेरा आंसर आया है उसमें मैं पॉइंट के बाद में कितना लिखूंगी वो डिपेंड करेगा। सबसे कम जो है हमारे पास पॉइंट के बाद में जो डिजिट है उतना ही हमारा आंसर में पॉइंट के बाद में डिजिट आएगा। सबसे कम जो है हमारे पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है 18.0 में, तो आंसर जो हमारा आएगा, एक्यूरेट आंसर जो आएगा हमारा पॉइंट के बाद में 1 डिजिट ही आएगा। तो 31.1 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त ध्यान में रखना है। अगर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे तो हम किस तरह से फॉलो करेंगे इसको, तो देख लीजिए। एग्जाम्पल लिया है मैंने 0.326, इसको मल्टीप्लाई किया है 1.2 से, मेरा आंसर आ गया 0.03912। हम देखेंगे तो हमने क्वेश्चन में 2 डिजिट्स ली हैं अलग अलग, इनको मल्टीप्लाई किया है हमने। एक में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, टोटल फिगर काउंट करी है हमने, और दूसरे में जो है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, टोटल फिगर हमने काउंट किए सिग्निफिकेंट फिगर्स पहले और दूसरे में। जबकि आपने देखा होगा मैंने एडिशन और जब सब्ट्रैक्शन किया था उसमें सिर्फ मैंने पॉइंट के बाद वाली डिजिट को कंसिडर किया था। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते वक्त जितनी भी डिजिट हैं सबको कंसिडर करेंगे। अब जो आंसर हम लिखेंगे, हम देखेंगे सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जो है हमारी यहाँ पे 1.2 में है 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम आंसर जो हमारा निकलेगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बाद में उसमें भी हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही लेंगे। दशमलव से पहले जो है, डेसिमल से पहले जीरो है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.39 या 0.39। पॉइंट के बाद में सिर्फ हम 2 डिजिट लेंगे। इसमें टोटल जो आंसर हमारा हुआ है 0.39, इसमें हमारे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही हैं 3 और 9। जीरो जो है पॉइंट के पहले वाला वो काउंट नहीं होगा। अब हम ये देखेंगे कि एक सिस्टम को जो है दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए जो मेथड हम काम में लेते हैं वो डायमेंशनल एनालिसिस मेथड है। डायमेंशनल एनालिसिस मेथड का दूसरा नाम जो है यूनिट फैक्टर मेथड भी है। इसको हिंदी में विमेय विश्लेषण कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मास का जो है एसआई यूनिट जो है केजी है। ग्राम भी लिख सकते हैं, इसको मिलीग्राम भी लिख सकते हैं। जब केजी को ग्राम और मिलीग्राम में कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए मैंने आपको पूर्व लग्न प्रीफिक्स बताया है। 10 टू द पावर आपको कितना मल्टीप्लाई करना है तब आपको कन्वर्ट हो जाएगा, वो अपन पहले ही ऊपर देख चुके हैं। लेकिन इसको एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जब कन्वर्ट कर रहे हैं, हम केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये जो पूरा जो है ये एक ही सिस्टम का पार्ट है, एसआई सिस्टम ही है इसका। और इसको प्रीफिक्स लगाकर हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत हमें तब होती है जब 2 यूनिट्स को आपस में कन्वर्ट करते हैं और यूनिट्स जो है डिफरेंट सिस्टम को बिलोंग करती हैं। जैसे मास है, एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिया है, इसकी एसआई यूनिट जो है केजी होती है, और पाउंड भी इसकी एक यूनिट है। अगर मान लीजिए अपन को मास को पाउंड में कन्वर्ट करना है
एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, एक यूनिट जो एक सिस्टम में है उसको दूसरी यूनिट उसी क्वांटिटी की दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए मेथड जो है उसका नाम विमीय विश्लेषण या डायमेंशनल एनालिसिस है। और एग्जांपल्स भी हैं इसके, जैसे इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो, सेंटीमीटर जो है वो एक यूनिट है एक सिस्टम की, और इंच जो है वो भी एक यूनिट है दूसरे सिस्टम की। दोनों जो है यूनिट हैं, ये अपनी दूरी लेंथ की जो है यूनिट है, लेकिन दोनों के सिस्टम अलग अलग हैं। ऐसे ही किलोमीटर और माइल्स हैं, दो अलग अलग सिस्टम की एक ही क्वांटिटी की यूनिट्स हैं। पाउंड जो है ये वर्ड आपने कहीं सुना होगा, जब हम केक वगैरह लेने जाते हैं तो उस समय हम काम में लेते हैं, हमें 2 पाउंड का केक चाहिए, हमें 3 पाउंड का केक चाहिए, उस समय ये काम में आता है। यूनिट जो है क्वांटिटी सेम है, यूनिट अलग अलग सिस्टम्स की हैं। कन्वर्जन देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए हम 8 इंचेस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, ये डायमेंशनल एनालिसिस मेथड है। इसमें जो इंच होती है हमारी वो भी एज अ नंबर की तरह ही काटी जाएगी। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको भी नंबर के साथ में हम लिखेंगे और इसको भी काटेंगे। किस तरह से काटेंगे एग्जाम्पल देख के आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मुझे 8 इंचेस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। हमें यूनिट फैक्टर मेथड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें एक यूनिट की वैल्यू पता होनी चाहिए। 1 इंच जो होता है वो 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 8 इंचेस को मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी वो देखिए, 2.54 मैंने ऊपर लिख दिया है। 1 इंच को इसकी यूनिट के साथ में देखो मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि इसको मैं काटूंगी, और बगल में जो है 8 इंच लिख दिया, इंच इंच को मैंने काट दिया। अब जो मेरा आंसर आएगा, क्योंकि कैलकुलेट करते वक्त सिर्फ सेंटीमीटर बचा है, तो मेरा आंसर जो है वो सेंटीमीटर में ही आएगा। मेरा आंसर आ गया 20.32, और यूनिट जो है सेंटीमीटर है क्योंकि इंच कट गई। तो क्योंकि हम यूनिट को भी एज ए नंबर के रूप में काम में ले रहे हैं और उसको काट रहे हैं कैलकुलेट करते वक्त, इसलिए इसको यूनिट फैक्टर मेथड कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, हमें 5 डेज को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। हमें पता है कि 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, एक घंटे में जो है 60 सेकेंड्स और 60 मिनट्स होते हैं। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे सेकेंड्स निकल आएंगे। 24 आवर्स को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ देखिए मैंने दोनों यूनिट लिखी हैं, आर की यहाँ भी लिखी है यहाँ भी लिखी है क्योंकि मैं काटूंगी। 1 आवर की हमने निकाल दी, इसके बाद 24 आवर्स से इस तरह से निकालेंगे। इतनी मैथ्स की कैलकुलेशन आप छोटी क्लासेस में कर चुके हैं। आंसर जो हमारा बचेगा वो सिर्फ सेकंड बचेगा, आर कट जाएगा। ये देखिए आंसर में सिर्फ सेकंड बचा है मेरा। तो 1 डे जो है इसके बराबर जो है इतने सेकंड्स में हो जाएगा। मुझे 2 डेज का निकालना है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, और आंसर जो है हमारा ये लेंथी से जो कैलकुलेशन आएगा ये हमारा सेकंड में आएगा। इस तरह से हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किसी भी यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। उसकी पर यूनिट वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ 1 डे में मुझे पता है 24 आवर्स होते हैं, 1 आवर में इतने सेकेंड्स होते हैं, ये यूनिट वैल्यूज़ हैं। ऊपर मैंने आपको इंच की बताई थी, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। यूनिट वैल्यू जो है उसका आइडिया होने के बाद हम उस यूनिट को दूसरे सिस्टम में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोजन के नियम। हमने देखा था कि केमिस्ट्री में बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है वो रिएक्शन करते थे, आपस में कंबाइन हो रहे थे, लेकिन वो अपने हिसाब से किसी भी तरीके से कंबाइन नहीं हो सकते। उनको कंबाइन होने के लिए, न्यू सब्सटेंस फॉर्म करने के लिए कुछ लॉज को ऑबे करना होता है। हमें जो है इस चैप्टर में 5 लॉज हम जो पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ जो है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसी भी रिएक्शंस के होने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कंबाइन होने के लिए, चाहे वो एटम मॉलिक्यूल्स हो, नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उसे ऑबे करना पड़ेगा। ये लॉ क्या कहता है? इस लॉ को हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस लॉ के अनुसार जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहे हैं, उन सब्सटेंस का मास जो है रिएक्शन करने से पहले और रिएक्शन करने के बाद जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उन दोनों का मास या उस अकेले का मास, और जो रिएक्शन होने के बाद में फॉर्म हो रहा है उनका, दोनों का या अकेले का जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसका मास जो है वो हमेशा सेम रहेगा। बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन शुरू होने से पहले और रिएक्शन ख़त्म होने के बाद में। ये लॉ जो हमें लवोजियर ने दिया था। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए अलग अलग केमिकल्स के साथ में, अलग अलग रिएक्टेंट्स लिए, उनको आपस में कंबाइन किया, और जब उनका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ तब उन्होंने देखा कि हर रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स का मास था, जो आपस में सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे थे, क्रिया कर रहे थे, उनका मास जो था वो प्रोडक्ट के मास के बराबर। अगला जो है हमारा लॉ, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन कंपोजिशन, स्थिर अनुपात का नियम। इसको हम एग्जाम्पल लेके समझा सकते हैं। मान लीजिए हम वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं, H2O का। हम देखते हैं कि H2O में जो है 2 एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, एक ऑक्सीजन है एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के 2 एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, ऑक्सीजन का सिंगल एटम कंबाइन हो रहा है। जो रेशियो है 2:1 है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ये रेशियो चाहे वाटर का सैंपल हम कहीं से ले लें,
ये रेशियो हमेशा 2:1 ही रहेगा। जो हमारा नाम बता रहा है इस लॉ का, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का वाटर में हमेशा डेफिनेट रहेगा, 2:1 से अलग नहीं होगा। ये लॉ हमें दिया गया था जोसेफ प्राउस द्वारा, वे केमिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया क्यूप्रिक कार्बोनेट के साथ में। उसने दो तरह के क्यूप्रिक कार्बोनेट लिए। एक क्यूप्रिक कार्बोनेट जो प्राकृतिक था, नेचुरल था, उसने नेचुरल सोर्स से एज इट इज ले लिया। दूसरा क्यूप्रिक कार्बोनेट जो है उसने लैब में सिंथेसाइज किया था, लैब में बनाया था। क्योंकि वो क्यूप्रिक कार्बोनेट है, उसमें कॉपर है, एक कार्बन है और 3 एटम जो है ऑक्सीजन के हैं। इसमें 3 तरह के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। जब उसने परसेंटेज निकाला क्यूप्रिक कार्बोनेट में कॉपर का, कार्बन का और ऑक्सीजन का, तो उसने देखा कि सिंथेटिक और नेचुरल जो था उन दोनों में कॉपर, कार्बन, ऑक्सीजन का परसेंटेज सेम आया। उसने ये प्रूव कर दिया कि क्यूप्रिक कार्बोनेट जो है, चाहे वो नेचुरल हो या सिंथेटिक हो, उसमें कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही कंबाइन करेंगे और तब जाके क्यूप्रिक कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट लॉ जो है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। ये डाल्टन ने दिया था, इसे गुणित अनुपात का नियम भी कहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है दोनों ही एग्जाम्पल में आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल में जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से कंबाइन होकर वाटर बना रहा है और सेकंड एग्जाम्पल में हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से कंबाइन होकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना रहा है। दोनों में जो हाइड्रोजन की अमाउंट है वो फिक्स है। फर्स्ट वाले में भी 2 ग्राम है, सेकंड वाले में भी 2 ग्राम है। अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि एक एलिमेंट ऐसा है वो दूसरे एलिमेंट के साथ में कंबाइन होकर 2 अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाएगा और उस एलिमेंट के मास जो है सेम रहेगा, तो दूसरा एलिमेंट है जिसका मास अलग अलग है, जिसका मास चेंज हो रहा है, वो दोनों ही कंपाउंड में, एक कंपाउंड हमारा H2O था, दूसरा कंपाउंड हमारा H2O2 था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड था। तो जो एलिमेंट जिसका मास चेंज हो रहा है, फर्स्ट वाले में ऑक्सीजन 16 ग्राम है, सेकंड वाले में ऑक्सीजन 32 ग्राम है। तो ऑक्सीजन का मास जो है दोनों कंपाउंड्स में चेंज हो रहा है, जबकि हाइड्रोजन का मास जो है दोनों कंपाउंड्स में सेम है। अगर इस तरह का सिचुएशन हमें देखने को मिलती है तो ऑक्सीजन का जो रेशियो आएगा दोनों कंपाउंड्स में, इसमें 16 है फर्स्ट में, सेकंड में 32 है, तो 16:32 हो जाएगा हमारा रेशियो। और उस रेशियो को हम सिंपल जो है रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं 1:2। ये हमारा जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। मल्टीपल वर्ड इसलिए है क्योंकि इसमें 2 तरह के कंपाउंड बन रहे हैं। प्रोपोर्शन नाम इसलिए है इसका क्योंकि प्रोपोर्शन जो है वो एक सिंपल प्रोपोर्शन के फॉर्म में जो है ऑक्सीजन दोनों कंपाउंड्स में रह रहा है। फर्स्ट वाले में जो रेशियो है 1 है, सेकंड वाले में रेशियो 2 है। जो रेशियो होता है वो स्मॉल होल नंबर के फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट जो हमारा लॉ है वो गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ये गैसेस के लिए है। ये सेम टू सेम जो है हमने ऊपर पढ़ा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन उसकी तरह है, लेकिन उसमें हमने स्टेट्स जो थे हमारे लिक्विड और सॉलिड थे, और इसमें जो हम गैसियस सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। लॉ जो है गैसियस सब्सटेंस के बारे में है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमने 2 गैस ली हैं, वे आपस में कंबाइन करती हैं तो वाटर का फॉर्मेशन होता है। मान लीजिए हाइड्रोजन जो 100 ml ली है, ऑक्सीजन 50 ml ली है, तो दोनों का जो रेशियो होता है वो 2:1 एक सिंपल रेशियो के फॉर्म में आता है, प्रोवाइडेड कि जिस टेम्परेचर पे हाइड्रोजन और जिस टेम्परेचर पे और प्रेशर पे ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, दोनों का टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो सेम होना चाहिए। अगर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करती हैं 100 ml और 50 ml और हमारा 100 ml वाटर का फॉर्मेशन होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का रेशियो 2:1 होगा, जैसे हमने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में देखा था। इसलिए इसको हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम भी कहते हैं, जबकि उस लॉ में हमने मास को कंसीडर किया था, वॉल्यूम हमने नहीं देखी थी। इसमें भी हमें सिंपल रेशियो देखने को मिलता है, जैसे हमें लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में देखने को मिला था। अगला जो है हमारा एवोगैड्रोस लॉ है। जैसा कि नाम बता रहा है, एवोगैड्रो ने इस लॉ को दिया था। एवोगैड्रो ने कहा था कि जो इक्वल वॉल्यूम है, अगर हम 2 तरह की गैसें लेते हैं, उनका आयतन वॉल्यूम इक्वल है, तो उन गैसेस के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हम गिनते हैं तो वो सेम होंगे। उन्होंने ये दिखाया था कि जैसे वाटर है H2O, इसको हम लिख सकते हैं, इसमें 2 जो है हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 1 जो है ऑक्सीजन का एटम है। इसको हम लिख सकते हैं 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। जब तीनों के 1 वॉल्यूम के फॉर्म में हमने इसको डिनोट कर दिया, तो इन तीनों के अंदर जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो सेम होंगे। कंसेप्ट ऑफ पॉली एटमिक मॉलिक्यूल, उसका कंसेप्ट भी पहली बार जो है एवोगैड्रो के द्वारा ही दिया गया था। एवोगैड्रो से जो पहले के साइंटिस्ट थे वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे एक ही एलिमेंट के 2 जो है एटम्स कंबाइन करके, जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर सकते हैं, 2 एटम्स हैं, सेम एलिमेंट है ऑक्सीजन, ये एक O2 का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके बारे में पहले सबसे
एवोगैड्रो ने ही बताया था। ये पॉलीएटॉमिक बहुअणुक जो है मॉलिक्यूल है। ये दो अणु हैं, दो एटम्स जो हैं ऑक्सीजन के सेम एलिमेंट के एटम्स जो हैं आपस में कंबाइन करके पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल बना सकते हैं। इसका कंसेप्ट भी एवोगैड्रो ने ही दिया था। लॉ ऑफ अलग अलग लॉस पढ़ लिए किस तरह से एटम्स मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं, उनका प्रोपोर्शन क्या रहता है जब वो अलग अलग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब जो है हमारा परमाणु सिद्धांत जो है डाल्टन का, वो हम पढ़ेंगे। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट थ्योरी, सबसे पुरानी थ्योरी है। डाल्टन ने क्या कहा था, उनमें से जो उसने सिद्धांत दिए थे, सिद्धांत के जो अलग अलग पॉइंट्स दिए थे, उनमें से मैक्सिमम जो पॉइंट्स थे आज जो है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में वो गलत साबित हो चुके हैं, रॉन्ग प्रूव हो चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट जो उन्होंने बताया था, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम्स। जो मैटर होता है, कोई सब्सटेंस होता है, उसके अंदर एटम्स तो होते हैं लेकिन एटम्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये डाल्टन ने कहा था। जो आज प्रूव नहीं हो पाया है, जो आज के मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से रॉन्ग है। एटम जो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में फर्दर डिफरेंशिएट किया जा चुका है। सेकेंड पॉइंट जो था उनका, उन्होंने कहा था ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास। हाइड्रोजन एलिमेंट हम लेते हैं तो जो सारे हाइड्रोजन के एटम्स हैं, या फिर हम कार्बन एलिमेंट लेते हैं तो सारे जो कार्बन के एटम्स हैं उनका मास सेम होता है। ये भी रॉन्ग प्रूव हो चुका है, क्योंकि जब आइसोटोप्स होते हैं, समस्थानिक जिसे हम कहते हैं, उसमें जो डिफरेंस होता है वो मास के बेसिस पे ही होता है। एक एलिमेंट है कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर 6 है। 3 तरह के कार्बन हमें देखने को मिलते हैं, 3 आइसोटोप्स हैं कार्बन के। एक में एटॉमिक मास जो है 12 है, एक में 13 है, एक में 14 है, क्योंकि इनमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है। तो डाल्टन का जो सेकंड पॉइंट था वो भी रॉन्ग प्रूव हो गया कि जो एटम्स होते हैं एलिमेंट्स का, उनका मास फिक्स होता है, मास फिक्स नहीं होता है। थर्ड पॉइंट जो था डाल्टन का, कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। जिस रेशियो में एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं किसी यौगिक का निर्माण करने के लिए, कंपाउंड्स को फॉर्म करने के लिए, वो फिक्स होता है। डाल्टन ने कहा था कि एक ही जो एलिमेंट है उसके दो एटम्स जो है वो कंबाइन नहीं कर सकते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। जिस तरह से दो ऑक्सीजन एटम मिलकर O2 का मॉलिक्यूल बनाते हैं, जो आज हमें पता है, उस समय जो डाल्टन ये सब नहीं बता पाए थे, उनके हिसाब से सिर्फ अलग अलग तरह के एलिमेंट्स जो है उनके एटम्स ही कंबाइन करके जो है मॉलिक्यूल का, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ ऐसे जो हैं एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक मास तो सेम है लेकिन उनका एटॉमिक नंबर डिफर है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होने के बावजूद भी क्योंकि मास सेम है, वो एक जैसे ही दिखाई देते हैं। फोर्थ पॉइंट में उन्होंने कहा था कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जब दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो रिएक्टेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो रीअरेंज होते हैं, दोबारा व्यवस्थित होकर नए एटम्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़ा है कि हम मैटर को, पदार्थ को न तो खत्म कर सकते हैं न बना सकते हैं। जो रिएक्टेंट का मास राइट हैंड साइड में होगा वही प्रोडक्ट का मास लेफ्ट हैंड साइड में होगा। टोटल मास जो है वो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो कंजर्व्ड रहता है। दोनों साइड का मास, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास हमेशा सेम होता है। एटम वाला कंसेप्ट जो था इन्होंने फोर्थ पॉइंट में बताया था, आज के मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि जब रिएक्शन होता है तो एटम्स जो है एलिमेंट्स के वही पार्टिसिपेट करते हैं नए मॉलिक्यूल, नए कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए। बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ चैप्टर समझ में आया होगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिल सकें। थैंक यू बच्चों।